हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानी। रुक लेते फटाफट खबरों की ओर। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। चुनाव आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से चुनावी राज्यों में कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट से पीएम मोदी की तस्वीर हटाने के लिए कहा है। केरल, पांडुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने फैसला लिया है। 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच इन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि अब दिल्ली का अपना अलग शिक्षा बोर्ड होगा। कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। अभी तक राज्य में केवल सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की पढ़ाई होती है, लेकिन अब छात्र दिल्ली बोर्ड के संबंध स्कूलों में दिल्ली बोर्ड द्वारा प्रस्तावित सिलेबस की पढ़ाई कर सकेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य राज्यों के भी अपने शिक्षा बोर्ड हैं और दिल्ली बोर्ड की पढ़ाई 2021-22 सेशन से ही शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस फैसले का असर केवल दिल्ली की शिक्षा व्यवस्थाओं पर नहीं बल्कि पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था पर होगा। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर कुछ विधायकों के साइन न होने पर कहा कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है, किसी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं है। सिर्फ कुलदीप बिश्नोई नहीं पहुंच सके थे, बाकी प्रस्ताव पर सभी विधायकों के हस्ताक्षर हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन के 100 दिन बीत चुके हैं। दिल्ली की सीमाओं के विभिन्न विरोध स्थलों को जोड़ने वाले केएमपी एक्सप्रेस वे पर किसानों ने 5 घंटे की नाकेबंदी की। किसानों ने सुबह 11 से शाम 4 बजे तक केएमपी एक्सप्रेस वे को जाम किया। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी वाहनों को नहीं रोका गया। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ी के अलावा मिलिट्री वाहनों को भी नहीं रोका गया। किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर चरखी दादरी के किसानों ने काला दिवस मनाया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर इलाके की सभी खापों के प्रधान, किसान, मजदूर और व्यापारी तीनों कृषि कानूनों के विरोध में घरों पर काले झंडे लगाकर रोज गार्डन में एकत्रित हुए। रोज गार्डन से प्रदर्शन करते हुए शहर के प्रमुख चौराहों का घेराव करने के साथ ही झंडे फहराते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने कहा कि रेल रोको, रोडजाम जैसे प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन अगर आवश्यकता पड़ी तो हवाई अड्डे और हवाई जहाजों को भी किसान रोकेंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े आंदोलन को जनतंत्र का सार्थक हिस्सा मानकर 3 कृषि कानूनों को सरकार को जल्द से जल्द रद्द कर देना चाहिए। किसानों ने केएमपी को 11 से 4 बजे तक बंद करने का आह्वान किया था और उसी के तहत 4 बजते ही किसानों ने केएमपी को खाली कर दिया और केएमपी से किसान खुद ही उठकर सिंघू बॉर्डर धरने पर चले गए। इस दौरान पूरा प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से रहा और वहीं किसान नेताओं ने कहा कि उनका ये सड़क जाम सफल रहा है, अब आगे की रणनीति बनाई जाएगी। और वहीं अब 23 तारीख को भारत बंद की बात किसान नेता कर रहे हैं। वहीं नेशनल हाईवे 19 पर धरने पर बैठे किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पलवल के केएमपी एक्सप्रेस वे को सांकेतिक तौर पर 11 बजे से 4 बजे तक 4 घंटे के लिए पूरी तरह से जाम रखा। किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कृषि कानूनों को सरकार ने जल्दी वापस नहीं लिया तो आगामी रणनीति सरकार पर भारी पड़ सकती है। किसान नेता रत्न सिंह सोरौत ने कहा कि एमएसपी को कानूनी दर्जा देने और कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में चल रहे किसान आंदोलन को 100 दिन का समय पूरा हो चुका है। जिस तरीके से सरकार के 100 दिन पूरे होने पर उपलब्धियां गिनवाई जाती हैं, तो वैसे ही कृषि कानूनों की खामियां गिनवाई जाएं। उन्होंने कहा कि किसानों के आंदोलन के 100 दिन पूरे होने वाले हैं, पर तीनों कृषि कानूनों की खामियां अभी तक नहीं गिनवाई गई और सांकेतिक तौर पर केएमपी एक्सप्रेस वे को 4 घंटे के लिए पूर्णतः जाम कर दिया गया। बहादुरगढ़ में भी किसानों ने केएमपी रोड को बंद किया और टोल से थोड़ी दूर सड़क पर बैठे। बता दें कि महिला किसानों ने भी सड़क पर बैठकर धरना दिया। इस दौरान सरकार के खिलाफ किसान जमकर नारेबाजी भी कर रहे थे। दरअसल टीकरी बॉर्डर से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बैठकर किसान केएमपी पहुंचे, जिसके चलते केएमपी पर जाम की स्थिति बन गई। दरअसल बड़े बड़े ट्रक जाम में फंसे हुए नजर आए।
उधर बहादुरगढ़ में भी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने केएमपी जाम किया। दरअसल महिलाएं काली चुन्नी और किसान हाथ पर काली पट्टी बांधकर केएमपी पहुंचे। इस दौरान मांडोठी टोल के पास किसान केएमपी पर बैठे। वहीं केएमपी पर थोड़ी दूरी पर 2 जगह किसानों का धरना जारी रहा। केएमपी बंद होने से मालवाहक बड़े वाहन जाम में फंसे रहे। इस दौरान किसानों ने कहा कि कृषि कानून रद्द होने तक आंदोलन जारी रहेगा। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार किसान सिंकू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। वहीं आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने सोनीपत से गुजरने वाले केएमपी पर जाम लगाया। किसानों का कहना है कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के बाद जाम लगाया। किसानों ने कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक उनका आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। साथ ही किसान नेताओं ने कहा कि 8 तारीख को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा और उसके बाद 9 तारीख को एक मीटिंग रखी गई है। साथ ही किसानों ने कहा कि 23 मार्च को वो भारत बंद भी कर सकते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर बाडड़ा में सर्वजाति शरण खा 25 की अगुवाई में किसानों ने काले झंडे लेकर विरोध प्रदर्शन किया और घरों पर भी काले झंडे लगाए हैं। इस दौरान सर्वजाति शरण खाप के प्रधान विजेंद्र बेरला ने बताया कि घरों के ऊपर काले झंडे लगाए गए। यह कदम सरकार को चेतावनी के लिए है कि जरूरत पड़ी तो आगे की रणनीति बनाकर कठोर कदम उठाए जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सिरसा में पक्का मोर्चा धरना स्थल पर रोष दिवस मनाया गया। किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर देश भर में किसान संगठनों ने रोष दिवस मनाया। इसी कड़ी में शहीद भगत सिंह स्टेडियम में किसान एकत्रित हुए। यहां से बाइकों पर काले झंडे लगाकर बाइक रैली निकाली गई। बाइक रैली शहीद भगत सिंह स्टेडियम से शुरू की गई। शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, वहां के लोगों को किसान आंदोलन के समर्थन में घरों पर काले झंडे लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस दौरान किसानों ने कृषि कानूनों का विरोध जताते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संयुक्त किसान मोर्चा ने 7 मार्च यानी रविवार को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ का यमुनानगर दौरे के दौरान विरोध करने का ऐलान किया है, जिसको देखते हुए कार्यक्रम स्थल के आसपास नाकेबंदी की तैयारी की जा रही है। लेकिन इस बीच बीजेपी प्रदेश महासचिव एडवोकेट वेदपाल ने कहा कि किसी भी पार्टी के कार्यक्रम का विरोध करना प्रजातंत्र का विरोध करना है। प्रजातंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, वो अपनी बात रखें। ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि कहीं इसके पीछे ऐसा तो नहीं कि सच्चाई लोगों तक ना पहुंचे, इसीलिए विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष पर किसानों को बहकाने का आरोप है। कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसान आंदोलन और महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। किरण चौधरी ने कहा कि कृषि कानूनों को विधानसभा में निरस्त करते केंद्र को भेजने का प्रस्ताव दिया था, जिसे खारिज कर दिया गया है, जिससे किसानों के प्रति सरकार की नीयत का पता चलता है। उन्होंने कहा कि एपीएमसी एक्ट में कांग्रेस जो संशोधन लेकर आई थी उसको बिना सुने रिजेक्ट कर दिया गया। किरण चौधरी ने कहा कि 75% रोजगार की बात की गई, लेकिन सरकार श्वेत पत्र जारी करके बताए कि कितना निवेश प्रदेश में अभी तक हुआ है। कृषि कानूनों के विरोध में किसान लगातार बॉर्डर पर डटे हुए हैं और तीनों कानून रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि देश की सीमा पर जिनके बेटे जान बिछाते हैं उनके लिए दिल्ली की सीमा पर कीलें बिछाई गई हैं। उन्होंने आगे लिखा कि अन्नदाता अधिकार मांग रहे हैं और सरकार अत्याचार कर रही है। इधर सिरसा में जेजेपी कार्यालय के समक्ष किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन किया। किसानों ने हाथों में काले झंडे लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल जेजेपी कार्यालय में प्रदेश के युवाओं को प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण के फैसले के लिए कार्यक्रम रखा था। इस कार्यक्रम की जानकारी मिलने के बाद किसानों ने कार्यालय के समक्ष पहुंचकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली बॉर्डर पर 200 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं और जेजेपी किसानों के दुख में साथ देने की बजाय खुशियां मनाने जा रही है। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा फरीदाबाद के सेक्टर 16 पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने पर बात रखी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए भाजपा सरकार नया कृषि कानून लेकर आई है, जो कि आने वाले दिनों में किसानों के लिए बहुत ही फायदे का सौदा होगा। वहीं इस मौके पर उन्होंने मेधावी छात्रों को सम्मानित करते हुए कहा कि वे भारत का भविष्य हैं, इसीलिए सभी छात्र पढ़ाई पर अपना पूरा फोकस रखें।
गोहाना में कार्यक्रम में पहुंचे सोनीपत से बीजेपी लोकसभा सांसद रमेश कौशिक और राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने बंगाल में होने वाले चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कहा कि बंगाल में होने वाले चुनाव में बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार देश में विकास और किसानों की आमदनी कैसे दोगुनी हो उसमें लगी हुई है। रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि आंदोलन किसानों का नहीं रहा बल्कि कांग्रेस का आंदोलन रह गया। सांसद रमेश कौशिक ने कहा कि एक क्षेत्र में 12 नेशनल हाईवे का निर्माण इस केंद्र सरकार के कार्यकाल में हुआ है और वहीं अभी ग्रीन हाईवे का काम तेजी से चल रहा है। जांगड़ा ने गोहाना में 35 दिन में 9 हत्याओं, लूट और मारपीट के मामलों पर कहा कि कानून व्यवस्था खराब होना चिंता का विषय। इसको लेकर सीएम से बात हुई है। क्राइम को रोकने के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी। बल्लभगढ़ के अग्रवाल धर्मशाला में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया जिसमें कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने पहुंचकर आशीर्वाद लिया। गुरुग्राम में महिला दिवस के मौके पर 8 मार्च को एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जिसमें 51 महिलाओं को अलग अलग क्षेत्र में किए गए बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। गुरुग्राम के स्वतंत्रता सेनानी हॉल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ मौजूद रहेंगे और वहीं कई बड़े सामाजिक संगठन के तमाम सदस्य भी यहां उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अंचल से लेकर शहरी इलाके तक महिलाओं में किसी भी क्षेत्र में कार्य करने का उत्साह और विश्वास पैदा हो। हरियाणा में एक बार फिर कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 166 नए मरीजों की पुष्टि हुई जिसमें गुरुग्राम से 36, करनाल से 21 नए कोरोना केसेस सामने आए। कुरुक्षेत्र से 32 और पानीपत से 19 नए मामलों की पुष्टि हुई। इसके अलावा अंबाला से 14 और पंचकुला से 8 नए कोरोना के मामले सामने आए। बता दें कि प्रदेश में अब तक 3050 मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 2,70,950 केसों की पुष्टि हुई है और वहीं एक दिन में 151 मरीजों ने कोरोना को मात दी। अब तक 2,66,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर सकुशल घर लौट चुके हैं। फतेहाबाद में सेना भर्ती के लिए कोरोना की फर्जी रिपोर्ट तैयार किए जाने का मामला सामने आया। दरअसल रतिया की एक फोटो स्टेट की दुकान पर कोरोना की फर्जी रिपोर्ट तैयार कराई जा रही थी। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस टीम ने छापा मारकर दुकान से कोरोना रिपोर्ट के कुछ दस्तावेज, लैपटॉप और प्रिंटर बरामद किया है। फिलहाल विभाग की टीम कार्रवाई कर रही है। एसएमओ ने पुलिस को सूचना दे दी है और वहीं पुलिस कोरोना की कितनी फर्जी रिपोर्ट तैयार की गई और कितने रुपए में रिपोर्ट दी जा रही थी उसको लेकर पूछताछ कर रही है। एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने शहर में अलग अलग जगहों पर कोरोना की सैंपलिंग शुरू कर दी है। शनिवार को सिरसा के रेलवे फाटे के पास एक टीम तैनात की गई। इस टीम ने कई लोगों के सैंपल लिए। इसके अलावा लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अनूप सिंह ने कहा कि सीएमओ की ओर से आदेश है कि कोरोना जांच के लिए सैंपलिंग बढ़ाई जाए जिसके चलते शहर के अलग अलग इलाकों में सैंपल लेने शुरू कर दिए हैं। हरियाणा सरकार ने सख्त नियमों के साथ दोबारा स्कूल खोलने के निर्देश दिए थे लेकिन महेंद्रगढ़ जिले में निजी स्कूल संचालक हरियाणा सरकार के नियमों की धज्जियां सरेआम उड़ा रहे हैं। यहां ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही मास्क के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बच्चों को बसों में ठूस ठूस कर भरा जा रहा है और उनके जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। भले ही सरकार कितने भी नियम क्यों न बना ले लेकिन निजी स्कूल संचालक बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। महेंद्रगढ़ जिले की एक बड़ी संस्था जिस पर हरियाणा सरकार के मंत्री मेहरबान हैं, ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस स्कूल पर कार्रवाई कैसे की जा सकती है। मंत्री कोटे से जिला महेंद्रगढ़ की आरपीएस स्कूल को करीब 31 लाख से ज्यादा की ग्रांट दी गई है। बावजूद इसके वही स्कूल आज बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हालांकि जब खंड शिक्षा अधिकारी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कार्रवाई का भरोसा जरूर दिया गया है। झज्जर जिले के तैराकों ने एक बार फिर से हरियाणा राज्य स्विमिंग प्रतियोगिता में उम्दा प्रदर्शन किया है। बहादुरगढ़ की एचएल सिटी में शनिवार को 46वीं जूनियर और 54वीं सीनियर स्टेट स्विमिंग चैंपियनशिप शुरू हो गई है। झज्जर जिले के पुलिस कप्तान राजेश दुग्गल ने तैराकी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। 2 दिनों तक चलने वाली प्रतियोगिता के पहले दिन 58 इवेंट में करीब 250 तैराकों ने अपनी तैराकी के जौहर दिखाए। स्विमिंग प्रतियोगिता का उद्घाटन करने के बाद एसपी राजेश दुग्गल ने भी तैराकों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। हिसार में वरिष्ठ नागरिकों की कई समस्याओं का
निराकरण करते हुए उन्हें होम बेस्ड केयर उपलब्ध करवाने के लिए उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने शनिवार को केयरवेल कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बेरोजगारी से जूझ रहे युवाओं के लिए भाऊराव देवरस सेवा न्यास के अंतर्गत चलने वाले प्रकल्प समर्थ भारत ने फरीदाबाद के जेसी बॉस YSCA विश्वविद्यालय में रोजगार शिविर का आयोजन किया। समर्थ भारत रोजगार शिविर में 2000 से ज्यादा बेरोजगार युवा पहुंचे, जिन्होंने करीब 20 कंपनियों को इंटरव्यू दिए, जिसमें से करीब 700 युवाओं को रोजगार मिलने का दावा किया जा रहा है। रोजगार शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर फरीदाबाद के डीसी सतबीर सिंह पहुंचे, जिन्होंने कहा कि समर्थ भारत की पहल समाज हित में कारगर साबित होगी। हालांकि प्रशासन और सरकार समय समय पर रोजगार के अवसर युवाओं को देती रहती है, मगर इस तरह से अगर सामाजिक संस्थाएं भी सामने आएंगी तो हमारे आसपास से बेरोजगारी की दरें कम हो जाएंगी और हमारा देश आत्मनिर्भर बन जाएगा। सिरसा जिले में बिजली विभाग ने बिजली चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बिजली विभाग बिजली चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ अभियान में जुटा हुआ है। अब तक बिजली महकमे ने बिजली चोरी के मामले में 500 लोगों की चेकिंग की थी, उनमें से 192 चोरी के मामले में पकड़े गए थे। अब तक विभाग ने 47 लाख की चोरी पकड़ी है। सिरसा बिजली विभाग के अधीक्षक अभियंता चंद्रशेखर जाखड़ ने इस मामले की जानकारी साझा की। उन्होंने बिजली चोरी करने वाले लोगों को आगाह करते हुए कहा कि अगर कोई शख्स बिजली चोरी करते पकड़ा जाता तो उसके खिलाफ विभाग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। गोहाना के सिटी पार्क में हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के पदाधिकारियों की मीटिंग हुई। इस मीटिंग का नेतृत्व जिला प्रधान ओम प्रकाश मलिक ने किया। इस मीटिंग में सिंचाई, जन स्वास्थ्य, भवन और मार्ग निर्माण विभाग के पदाधिकारी ने हिस्सा लिया। सरकार से मीटिंग में कर्मचारियों की मांगों को कैसे मनवाने के लिए रणनीति पर चर्चा की गई। कर्मचारियों ने कहा कि हमारी सरकार से मांग है कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और नहर के बेलेदारों को 3rd क्लास में शामिल किया जाए। सरकार से मांग है जल्द से जल्द कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो आने वाली 14 मार्च को करनाल में सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा, जिसको लेकर सभी कर्मचारियों को तैयार रहने और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा गया है। रोहतक में बढ़ती महंगाई को लेकर महिलाओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। महिलाएं बढ़ती रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल के दामों से नाराज हैं, जिसको लेकर महिलाओं ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं का कहना है कि रसोई गैस के दाम बढ़ने से घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है और तो बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों से हर चीज में महंगाई हो चुकी है। इसीलिए सरकार बड़े दामों को वापस ले, नहीं तो बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। NH-52 नेशनल हाईवे हिसार राजगढ़ रोड सिवानी मंडी को जोड़ने वाली वार्ड नंबर 2 की मेन गली की हालात पिछले 1 साल से बद से बदतर है। सिविल ओवरफ्लो और नगर पालिका की लापरवाही से उखाड़ी गई इस सड़क को 1 साल होने पर भी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ठीक नहीं करवा रहा है। समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो सका है, जिससे नाराज कॉलोनी वासियों ने सरकार और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के खिलाफ रोष व्यक्त किया। प्रदर्शनकारी कॉलोनी वासियों ने सरकार और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को 3 दिन में इस समस्या का समाधान का वक्त दिया है। लॉकडाउन के दौरान हजारों की संख्या में स्ट्रीट वेंडर्स का काम बंद हो गया था। इसी को एक बार फिर से शुरू करने के लिए गुरुग्राम में स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 की राहत राशि बैंकों की ओर से दी गई, जो कि पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के तहत इन वेंडर्स को दी गई है। प्रधानमंत्री डिस्ट्रिक्ट वेंडर आत्मनिधि योजना के तहत बल्लभगढ़ में BDO कार्यालय में कैंप का आयोजन कर रेहड़ी पटरी वालों को लोन मुहैया कराया जा रहा है। बता दें कि पहला कैंप 27 को फरीदाबाद में लगाया गया था, जिसके बाद 6 मार्च को इस कैंप का आयोजन किया गया था और आने वाली 13 मार्च को इस कैंप का आयोजन किया जाएगा। गौरतलब है कि पूरे हरियाणा में इस योजना का लाभ सबसे पहले फरीदाबाद जिले के लोगों को मिल रहा है, जिसका लाभ रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार भी खूब उठा रहे हैं। फतेहाबाद पुलिस ने दरियापुर पुलिस चौकी के पास नाकेबंदी के दौरान 4 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने 50 ग्राम हेरोइन और 2,29,000 रुपए की नकदी बरामद की। पुलिस ने चारों नशा तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर शनिवार को कोर्ट में पेश किया। भिवानी के गांव हलवास में एक महिला को उसके देवर ने मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि महिला पर तेजधार हथियार से कई वार किए।
आरोपी ने घटना को अंजाम देने के बाद खुद भी जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। गांव के लोगों का कहना है कि मृतक महिला रिश्ते में आरोपी की भाभी लगती थी। घटना के बाद गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएसपी वीरेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे, जांच शुरू कर दी। बहरहाल हत्या की वजहों का भी खुलासा नहीं हो पाया है। गुआना में 4 मार्च को हुए डबल मर्डर हत्याकांड में पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश कर 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया। पुलिस ने बताया कि 4 मार्च का रबड़ा गांव के रहने वाले रोहित और एमपी माजरा के रहने वाले साहिल की अज्ञात बदमाश से बाइक सवारों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में जिस आरोपी की गिरफ्तारी की गई वो रबड़ा गांव का ही रहने वाला है, जिसका नाम सन्नी है। सन्नी हत्या की इस वारदात में शामिल था। बताया जा रहा है कि हत्या का बदला लेने के मकसद से इस वारदात को अंजाम दिया गया। जुलाना के नेशनल हाईवे 352 पर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक कैंटर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी कैंटर चालक की तलाश शुरू कर दी है। बल्लभगढ़ के राजीव कॉलोनी में घरेलू गैस सिलेंडर लीक होने से लगी आग में 2 लोग बुरी तरह से झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर ने दोनों की नाजुक हालत को देखते उन्हें दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल के लिए रेफर किया। बताया जा रहा है कि आग में झुलसे दोनों चाचा भतीजा हैं, जो किराए के मकान पर राजीव कॉलोनी में रहते थे। रतिया के गांव जाखनदादी और आसपास के गांवों में तेंदुए से डर का माहौल बना हुआ। दरअसल गांव में घुसे तेंदुए ने 2 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया है। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। और वहीं गांव में तेंदुए आने की